हेलो दोस्तों, परत दर परत में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे मकर जाल की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसमें ताकत, पैसा, सियासत और कुछ बहुत ही घिनौने राज उलझे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं एपिस्टीन फाइल्स की। ये सिर्फ कुछ दस्तावेज नहीं है, ये लाखों पन्नों, हजारों तस्वीरों और वीडियोस का वो भंडार है जिसने दुनिया भर की सरकारों और ताकतवर लोगों की नींद उड़ा दी है। आज के इस पड़ताल का हमारा मकसद इन सरकारी फाइलों की परतों को खोलना है और ये समझना है कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जिसने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये फाइलें हैं क्या। मतलब ये कोई एक किताब या कोई लिस्ट तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई एक चीज नहीं है। ये असल में FBI का जो सेंटिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें स्टोर किया हुआ मतलब 300 गीगाबाइट से भी ज्यादा का डेटा है। 300 गीगाबाइट? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी डिजिटल अलमारी है जिसमें जेफरी एप्स्टीन की कॉन्टैक्ट बुक, उसके प्राइवेट जेट के सारे फ्लाइट लॉग, कोर्ट के दस्तावेज और हजारों तस्वीरें और वीडियो सब कुछ भरा पड़ा है। और ये सब मिलकर एप्स्टीन की दुनिया की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बनाते हैं। और इन फाइलों में जो सबसे चौंकाने वाली चीजों में से एक मिली वो था 2007 का एक ड्राफ्ट अभियोग, मतलब एक इंडाइटमेंट जिस पर कभी कार्रवाई ही नहीं हुई। उसमें क्या था? वो ड्राफ्ट एक तरह से वो केस था जो कभी लड़ा ही नहीं गया। उसमें एप्स्टीन और उसके 2 कर्मचारियों पर नाबालिगों को बहलाने, फुसलाने और सेक्स ट्रैफिकिंग के कुल 32 संगीन आरोप तय किए गए थे। 32 आरोप? हाँ, और उस दस्तावेज में साफ साफ लिखा था कि एप्स्टीन भागने का एक बहुत बड़ा खतरा है और वह समुदाय के लिए एक निरंतर खतरा है। ये बहुत ही मजबूत शब्द हैं किसी भी कानूनी दस्तावेज के लिए। इतने मजबूत शब्द और इतने संगीन आरोप, लेकिन फिर भी उस पर कभी मुकदमा नहीं चला। एप्स्टीन एक बहुत ही विवादास्पद प्ली डील के तहत बच निकला। हाँ, और यही वो प्ली डील थी जिसने सालों तक पीड़ितों को न्याय से दूर रखा और इस केस को एक रहस्य बना के रखा। लेकिन इन फाइलों में सिर्फ कानूनी दांव पेच की बातें नहीं हैं, कुछ बेहद अजीब और डरावनी चीजें भी हैं। बिल्कुल, जैसे वो बयान जो उसके फ्लोरिडा वाले घर के कर्मचारी ने FBI को दिया था। हाँ, वो तो पढ़कर किसी के भी होश उड़ जाएं। उसने बताया कि उसका काम एप्स्टीन के बिस्तर के पास रखी टेबल पर $100 के नोट सजा कर रखना था, इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम फेंकना और एप्स्टीन के गद्दों के बीच एक बंदूक छिपा कर रखना। ये किस तरह की जिंदगी है? देखिए, जब आप उस कर्मचारी के बयान को फाइलों में मिले एक और सुराग के साथ रखकर देखते हैं तो एक ज्यादा बड़ी और डरावनी तस्वीर उभरती है। अच्छा? फाइलों में एप्स्टीन के इनर सर्कल का एक पूरा डायग्राम है जिसे जांचे हिंसियों ने बनाया था। एक तरफ कैश और बंदूक जैसी चीजें हैं जो एक तरह का कच्चा माफिया स्टाइल पावर दिखाती हैं, और दूसरी तरफ उस डायग्राम में घिलेन मैक्सवेल, उसके वकील डैरन इंडिक, अकाउंटेंट रिचर्ड कान, ऐसे लोगों के नाम हैं। ये दिखाता है कि जांच एजेंसियां सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क को देख रही थी। बिल्कुल, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन। ये दोनों चीजें मिलकर बताती हैं कि एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक पूरा क्रिमिनल एंटरप्राइज चला रहा था। और इसी नेटवर्क की वजह से जब इन फाइलों को पब्लिक करने की बात आई तो सियासत भी तेज हो गई। वादा तो 2024 के चुनावी अभियान में ही कर दिया गया था, पर असल में हुआ क्या? वादा तो कर दिया गया, लेकिन उसे पूरा करने की राह बहुत मुश्किल थी। नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। अच्छा। इसने अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ये फाइलें जारी करने पर कानूनी तौर पे मजबूर कर दिया। सबको लगा कि बस अब सारे राज खुल जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली खेप जो दिसंबर 2025 में आई वो तो एक मजाक जैसी थी। हाँ, बहुत छोटी रिलीज थी और उसमें सैकड़ों पन्ने तो बस पूरी तरह से काले थे, मतलब रिडैक्टेड। और मजाक तब और बढ़ गया जब पता चला कि वो रिडैक्शन भी ठीक से नहीं किया गया था। हाँ, वो तकनीक इतनी खराब थी कि कोई भी उन काले किए गए हिस्सों को कॉपी करके किसी दूसरे प्रोग्राम में पेस्ट करके पढ़ सकता था। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल फेलियर थी। अविश्वसनीय है। लेकिन असली तबाही तो जनवरी 2026 की रिलीज के साथ आई। हाँ, 30 जनवरी 2026, जब 30 लाख से ज्यादा पन्ने, 2000 वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें जारी की गईं। न्याय विभाग ने इसे आखिरी रिलीज कहा, पर यहीं पर वो भयानक गलती हुई है ना? भयानक से भी बढ़कर
उस रिलीज में दर्जनों पीड़ित लड़कियों और महिलाओं की नग्न तस्वीरें बिना उनके चेहरे छिपाए, बिना किसी तरह की प्राइवेसी का ध्यान रखे पब्लिक कर दी गईं। क्या? हाँ, कई पीड़ितों के नाम, उनके घर के पते, उनकी निजी जानकारी, सब कुछ दुनिया के सामने आ गया। एक मिनट, जिस डिपार्टमेंट का काम पीड़ितों को न्याय दिलाना है, उसी ने उनकी पहचान पब्लिक कर दी। ये तो कल्पना से भी परे है। वकीलों का गुस्सा और निराशा साफ थी। एक वकील ने इसे अमेरिकी इतिहास में एक ही दिन में पीड़ितों की निजता का सबसे घोर उल्लंघन कहा। जाहिर है। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग ने एक साधारण कीवर्ड सर्च तक करने की जहमत नहीं उठाई, जिससे हजारों गलतियां हुई। ये डीओजे की दोहरी नाकामी थी। दोहरी नाकामी कैसे? एक तरफ वो शायद ताकतवर अपराधियों के नाम छिपा रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने उन्हीं पीड़ितों की जिंदगी को सरेआम करके खतरे में डाल दिया जिन्हें बचाने का वो दावा करते थे। इससे सिस्टम पर भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। ये सुनना भी मुश्किल है। मतलब एक तरफ सिस्टम ताकतवर लोगों को बचा रहा था और दूसरी तरफ उन्हीं पीड़ितों को और बड़े खतरे में डाल रहा था, और इसी ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि इन फाइलों को जारी करने का वादा करने वाले ट्रंप प्रशासन का रुख भी अचानक बदल गया था। मई 2025 में रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि फाइलों में उनका नाम भी मौजूद है। और इसके ठीक बाद ही पूरी कहानी बदल गई। जुलाई 2025 में न्याय विभाग ने अचानक एक मेमो जारी किया। हाँ, और उस मेमो में कहा गया कि एप्स्टीन की कोई क्लाइंट लिस्ट मौजूद नहीं है, ब्लैकमेल के कोई सबूत नहीं है और उसकी मौत आत्महत्या ही थी। और फिर ट्रंप ने इसे डेमोक्रेट्स का रचा हुआ धोखा कहना शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन तो बहुत कुछ कहती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इन फाइलों से जुड़े राजनीतिक दांव कितने ऊंचे थे। जैसे ये एहसास हुआ कि इन दस्तावेजों की आंच सत्ता के शिखर तक पहुंच सकती है, नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिशें तेज हो गई। और इसी माहौल ने एप्स्टीन की मौत से जुड़ी साजिश की कहानियों को और भी हवा दी। बिल्कुल, क्योंकि आधिकारिक कहानी में बहुत सारे झोल थे। दस्तावेज बताते हैं कि उसकी मौत की रात जेल के गार्ड सो रहे थे और उन्होंने झूठे रिकॉर्ड भरे थे। उसकी सेल के बाहर के कुछ कैमरे खराब थे और सबसे अजीब बात, जब मौत की रात का सीसीटीवी फुटेज जुलाई 2025 में जारी किया गया तो उसमें से लगभग 3 मिनट गायब थे। 3 मिनट? ये कैसे हो सकता है? देखिए, आधिकारिक जांच ने इन सब के बावजूद मौत को आत्महत्या ही बताया है। जून 2023 में न्याय विभाग के इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट में भी यही नतीजा निकाला गया। लेकिन उसी रिपोर्ट में जेल अधिकारियों की लापरवाही, कदाचार और पूरी तरह से नौकरी में विफलता की बहुत कड़ी आलोचना की गई। तो यहाँ एक विरोधाभास है। सही है। आधिकारिक तौर पर ये आत्महत्या है, लेकिन जो हालात बताए जा रहे हैं वो इतने संदिग्ध हैं कि लोगों का शक करना लाजमी है। और इस कहानी का असर सिर्फ अमेरिका की राजनीति तक ही नहीं रुका। जैसे ही ये फाइलें दुनिया के सामने आईं, इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। हाँ, ये एक ग्लोबल सुनामी की तरह था। स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लजायक को इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा? फाइलों से उनकी एप्स्टीन के साथ हुई बातचीत का पता चला था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे एक गलत फैसला माना और अपना पद छोड़ दिया। और स्वीडन में यूएनएचसीआर की चेयरपर्सन जोआना रुबिनस्टीन का भी मामला था। वो एप्स्टीन के उस बदनाम प्राइवेट आइलैंड पर गई थीं। बिल्कुल, फाइलों से पता चला कि वो 2012 में उस आइलैंड पर गई थी। ये खबर सामने आते ही उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि एप्स्टीन से किसी भी तरह का जुड़ाव, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना जहरीला बन चुका था। और कुछ देशों ने तो इस पर अपनी जांच भी शुरू कर दी। अब तुर्की ने अपने यहाँ मानव तस्करी के एंगल से जांच शुरू की, क्योंकि फाइलों में ऐसे आरोप थे कि एप्स्टीन तुर्की और दूसरे पूर्वी यूरोपीय देशों से लड़कियों की तस्करी करता था। मतलब ये मामला सिर्फ कुछ अमीर लोगों की पार्टियों का नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी रैकेट की तरफ भी इशारा कर रहा था। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका खूब इस्तेमाल हुआ। रूस ने इसे एक मौके की तरह देखा। किस तरह का मौका? उन्होंने इस स्कैंडल का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के नैतिक पतन को दिखाने वाले प्रोपेगेंडा के लिए किया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बयान दिया, अब हम जानते हैं कि पश्चिमी एलीट बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है। ये तो एक क्लासिक प्रोपेगेंडा टेक्निक है। बिल्कुल, जहां एक देश दूसरे की आंतरिक समस्याओं का इस्तेमाल अपनी भू राजनीतिक कथा को आगे बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन जब किसी देश का न्याय विभाग खुद अपने ही पीड़ितों की नग्न तस्वीरें लीक कर दें, तो वो दूसरे देशों को ये कहने का मौका जरूर देता है कि देखो तुम्हारा सिस्टम कितना खोखला है।
ये एक बहुत जरूरी बात है। फाइलों ने सिर्फ एप्स्टीन के अपराधों को नहीं बल्कि उस सिस्टम की कमियों को भी उजागर किया जो उसे रोकने में नाकाम रहा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने कानूनी दस्तावेजों, सियासी दांव पेच और एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी की कई परतें खोली। ये फाइलें सिर्फ एक अपराधी के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और अपने सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा करने में बुरी तरह से संघर्ष कर रहा है। और जो सबसे बड़ा सवाल ये दस्तावेज छोड़ जाते हैं वो ये है कि हमने क्या नहीं देखा। न्याय विभाग ने खुद माना है कि कुल 60 लाख पन्ने ऐसे थे जिन्हें रिलीज किया जा सकता था, पर उन्होंने 35 लाख पन्नों को ही अंतिम रिलीज बताया। तो बाकी के 25 लाख पन्ने कहाँ हैं? यही सवाल है। उन फाइलों में कौन सी कहानियां बंद हैं जिन्हें हमने नहीं देखा, और ये कौन तय करता है कि कौन से राज हमेशा के लिए दफन रहेंगे? इसी सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनकही कहानी की परतों को खोलने के लिए।